सरदार पटेल, जिन्होंने देश को खंड खंड होने से बचाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज उनके नाम पर हो रही है सियासत। हर कोई सरदार पटेल से अपना सियासी नाता जोड़ रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की और साथ ही मूर्ति बनाने के नाम पर लोहा इकट्ठा करने के लिए देश को दौड़ा दिया। एकता कोई बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए अपना जीवन खपा दिया था। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा था। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। सत्ता की सियासत ने बीते वक्त के महानायक को चुनावी शतरंज का मोहरा बना दिया है। लगभग 6 दशक पहले दुनिया को अलविदा कह चुके लौह पुरुष की विरासत के दावेदार उन्हें अपने खेमों का सरदार बता रहे हैं। इतिहास के पन्ने फिर खंगाले जा रहे हैं। वादों और इरादों को सच और झूठ की कसौटी पर फिर कसा जा रहा है। एक तरफ ये चुनावी बोल कि सरदार और हमारी विचारधारा में समानता है, तो दूसरी तरफ ये दावा कि हम उसी विरासत के झंडा बरदार हैं जिसके महानायक पटेल भी रहे हैं। स्वतंत्र होने के पश्चात जो अलग अलग राज्य, 500-550 अलग राज्य थे, उन सब का भारतवर्ष के साथ मिलाना, उनके राजा महाराजाओं के साथ बातचीत करना, उनके साथ संधि करना, उनके साथ एग्रीमेंट्स करने, बहुत बड़ा काम था। लेकिन उसके अलावा भी सरदार पटेल तो हमारी स्वतंत्रता संग्राम में तो गांधी जी के बिल्कुल साथ साथ रहे। और जवाहरलाल और सरदार पटेल, मुझे लगता है ये दो थे मेन प्रमुख, और भी बहुत थे, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये दो जो थे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उनके, मुझे लगता है ये दो थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसा किरदार जिनके जिक्र के बिना न तो भारतीय आजादी के इतिहास की कहानी पूरी होती है और न ही आधुनिक भारत के मौजूदा ढांचे की परिकल्पना। गांधी और नेहरू की करिश्माई शख्सियत की मौजूदगी के बावजूद अपना अलग वजूद बनाना और कई बार इनकी राय के खिलाफ जाकर फैसले लेना, ये थी अडिग, दृढ़ और मजबूत इरादों वाली चट्टान सरीखी शख्सियत जिसने सरदार पटेल को भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बना दिया। ये सरदार का ये जो मैनेजमेंट था, यही मैनेजमेंट आजादी के बाद भी जो रियासतें थी उसको जोड़ने में काम आया। और सरदार का जो संकल्प था
वो संकल्प की वजह से एक बार वो निश्चय कर ले तो वो कभी अपने निश्चय से पीछे हटते नहीं थे। 29 अक्टूबर 2013, अहमदाबाद, गुजरात। देश जब 16वीं लोकसभा के चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बस होने को ही हैं, तो इम्तिहान इस बात का होगा कि कांग्रेस और बीजेपी जनता की नब्ज पर कितनी मजबूत पकड़ रखती है। एक तरफ है राहुल गांधी और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी। तो पटेल एक बार फिर सबको याद आ रहे हैं। पटेल के काम याद आ रहे हैं। पटेल का अंदाज याद आ रहा है। अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी सहूलियत से अहमदाबाद में पटेल म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के संभावित प्रधानमंत्री एक ही मंच पर एक साथ आए तो सियासत के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाने लगे। पटेल की विरासत मुद्दा बन गई और पटेल की विचारधारा जंग का हथियार। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार पटेल यहाँ के मेयर थे। उस समय हिंदुस्तान में पहले अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट। कांग्रेस के झंडा बरदार पटेल पर मोदी की दावेदारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जरा भी रास नहीं आई और अक्सर खामोश रहकर सवालों का जवाब देने वाले मनमोहन ने खुद को पटेल की कांग्रेस का सिपाही बताया। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। आजादी के 66 साल बाद सरदार पटेल का नाम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कवायद का अहम हिस्सा बन गया है। उस प्रधानमंत्री पद के लिए जिसे 1946 में पटेल ने ठुकरा दिया था। 15 में से 12 प्रांतों की कांग्रेस का समर्थन हासिल होने के बावजूद महात्मा गांधी के आग्रह पर सरदार पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की राह से अलग हो गए। पहले तो सरदार पटेल किसी भी पोस्ट के लिए उसको वो नहीं था कि मैं ये पोस्ट ले लूँ, ये ले लूँ। एक गांधी जी के कहने पर उसने बड़ी से बड़ी पोस्ट पर से त्याग दिया था। देखिए, जिसको अनडाउटेडली सब मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय संग्राम के जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे। ये चॉइस महात्मा गांधी ने किया था। कई चीजें उनके दिमाग में होंगी उस वक्त, एक इंटरनेशनल स्टैचर, फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ पटेल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छे लीडर थे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो संगठन के बहुत वो पे थे, पर सिर्फ उससे तो नहीं बनती है बात। दोनों लोगों की जरूरत थी और ये गांधी जी का डिसीजन था कि उनके सक्सेसर नेहरू जी बनेंगे। अब जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने के नाम पर देश से लोहा दान करने की अपील की है, उसने सरदार पटेल के सियासी सिद्धांतों को चुनावी बहस का मुद्दा बना दिया है। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। सरदार पटेल, गांधी और नेहरू के रिश्तों पर बात होगी। आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठेंगे और राजनीति की इस नई बिसात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी सियासी विरासत पर दांव लगाए जाएंगे। In the critical times through which the country is passing, I appeal to every citizen to make his maximum contribution to the solution of our problems. The ultimate sanction of government is popular support.
our broad requirements are settled and clear. We must have unity and strength. सरदार पटेल पर देश की सियासत गर्म है। सभी उनसे अपने नाते रिश्ते जोड़ने में लग गए हैं। लोग तो ये कहते हैं देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का संघ से भी नाता रहा है। सरदार साहब लोह पुरुष थे। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। सरदार साहब लोह पुरुष थे। मोदी ने लौह पुरुष के लिए लोहा मांगा तो लौह पुरुष की पार्टी के लिए मोदी का एक एक शब्द लोहे के चने चबाने जैसा हो गया। आखिर सरदार पटेल खालिस कांग्रेसी थे और अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेसी ही रहे। फिर बीजेपी किस बिना पर सरदार पटेल के नाम और सियासी कद का इस्तेमाल करके अपनी चुनावी जमीन पुख्ता कर सकती है? ये सवाल कांग्रेस के लिए सबसे अहम बन गया। पटेल जरूर हिंदू थे, परंतु हिंदू कम्युनल नहीं थे बिल्कुल भी। उन्होंने जब गांधी जी का मर्डर हुआ उस वक्त वो होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने उस वक्त पूरी जांच करने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा एज प्राइम मिनिस्टर, जो मैं आपको पहले अंग्रेजी में बताता हूं। उन्होंने कहा कि आफ्टर फुल इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर आई हैव नो डाउट इन माय माइंड that this conspiracy was made by a small group of the Hindu Mahasabha led by वीर सावरकर। 30 जनवरी 1948 बिड़ला भवन, नई दिल्ली, शाम 4 बजे। सरदार पटेल अपने और नेहरू के साथ मतभेदों को लेकर लंदन टाइम्स में छपी एक खबर पर सफाई देने गांधी जी के पास पहुंचे और शाम 5 बजे तक उनसे बातें करते रहे। ये वक्त गांधी जी की प्रार्थना सभा का था। जब 5:10 हो गए तो मणिबेन ने उन्हें प्रार्थना सभा में देर होने की बात याद दिलाई। सरदार पटेल गांधी जी से इजाजत लेकर चले गए और गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ गए। गांधी जी की हत्या से पूरा देश सन्न रह गया। अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हो गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कपकपाती आवाज में देश को यह दुखद संदेश दिया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. And it is a little difficult to soften the blow by any advice that I or anyone else can give you. गांधी जी की हत्या से सरदार वल्लभ भाई पटेल बुरी तरह आहत हुए। हत्या के मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे का ताल्लुक कट्टर हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा था।
लिहाजा सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक दल, तब का जनसंघ और आज के बीजेपी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा। आरएसएस एक उग्रवादी संगठन है। आरएसएस और हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं है। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी में आया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा के नेताओं ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। जवाहरलाल नेहरू आरएसएस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने पक्के सबूतों के अभाव के चलते ऐसा करने से मना कर दिया और बाद में आरएसएस से प्रतिबंध हटा भी लिया। गांधी जी की हत्या का मामला अभी अदालत में है, इसीलिए मैं फिलहाल आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों की इसमें संलिप्तता को लेकर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि जरूर करती हैं कि इन दोनों संगठनों की गतिविधियों, खासकर पहले की ने देश में ऐसा माहौल बनाया कि ऐसा दुखद हादसा मुमकिन हुआ। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टरपंथी धड़ा इस साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए साफ खतरा हैं। एक दूसरी चिट्ठी है जब उन्होंने 28 फरवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि मैं प्रतिदिन की जांच से वाकिफ हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गांधी की हत्या में संघ का दूर दूर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हाथ नहीं है। वे संघ को एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। उसी पत्र में उन्होंने लिखा संघ का रचनात्मक वो भी धारणा से ग्रस्त थे। देखिए, संघ के बारे में जो एक धारणा बनाई गई थी, तो मैं नहीं कहता हूं कि सरदार पटेल उस धारणा से पूरी तरह से मुक्त थे। संघ के बारे में उन्होंने लिखा, ये तथ्य है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉमनलिटी कहीं अधिक थी और डिफरेंसेस कम था। सरदार पटेल ने आरएसएस पर आजीवन प्रतिबंध न लगाकर संविधान की उस मूल भावना का सम्मान किया था जिसके तहत बिना सबूत किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन आरएसएस और बाद में बीजेपी ने इसे अपनी विचारधारा का समर्थन मान लिया, जो आज भी जारी है। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी छवि को नहीं देखा और ऐसा करने में वे उनका नेहरू से टकराव हुआ, नेहरू के समर्थकों से टकराव हुआ, उनकी छवि को धूमिल की गई, लेकिन वे देश के लिए जिए और मरे और संघ के लिए इससे बड़ा कोई प्रतिमान इससे नहीं हो सकता। गांधी जी की हत्या के 65 साल बाद बीजेपी सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल करके नेहरू के जरिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। कांग्रेस को बीजेपी का ये अंदाज नागवार गुजर रहा है। नेशनलिज्म का आप नारा उठाते हो, राष्ट्रीयवाद का नारा उठाते हो, पर जब राष्ट्रीय आंदोलन था तब आप उसमें थे नहीं। तो आपको अपनी एक हिस्ट्री बतानी पड़ती है कि हम देखिए, हमारा ये लेगेसी है, हम इसके वारिस हैं। तो अब ढूंढते हैं किसको पकड़े। पहले गांधी जी को पकड़ लिया उन्होंने, पर गांधी जी को पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इन्हीं के प्रेडिसेसर ने गांधी जी को मारा था। और फिर पटेल को पकड़ लिया, कभी विवेकानंद को ले लेते हैं, कभी तिलक को ले लेते हैं, कभी भगत सिंह को ले लेते हैं। लेकिन संघ कांग्रेस के ऐतराज से इत्तेफाक नहीं रखता। वो सरदार पटेल की विचारधारा पर अपना दावा और भी मजबूती से पेश कर रहा है। तो सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की लेगेसी किसी एक पार्टी अगर समझती है कि हमारा अपना लेगेसी है तो एकदम गलत है। पूरे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा लेगेसी के रूप में सरदार पटेल जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को देखना चाहिए। उनको किसी पार्टी के दायरे में बांधने का प्रयास करना ये मूर्खता है। In the critical times through which the country is passing, I appeal to every citizen to make his maximum contribution to the solution of our problems. सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को मजबूत देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आजादी को हासिल करने की दुश्वारियों से लेकर देश के बंटवारे के दंश को भी बखूबी झेला था। सरदार पटेल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना करते थे। पंडित नेहरू को लिखी अपनी एक चिट्ठी में पटेल ने यह लिखा भी था, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारी नीतियां पाकिस्तान की तरह नहीं हो सकती। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष उसूल अमल में आए और हम उनको हासिल करें। हर मुसलमान भारत का नागरिक है और उसे ऐसा ही लगना चाहिए। आज भले ही बीजेपी पटेल की विचारधारा से खुद को जोड़कर अपने दामन पर लगे दंगों के दाग मिटाने की कोशिश कर रही हो, मगर इतिहास जानता है कि सरदार पटेल के प्रशासनिक निर्णयों का मकसद
किसी भी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी नहीं रहा। उनकी सोच देश और देश की एकता और अखंडता को लेकर स्पष्ट थी।